नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये घटना मेरे ही एक दोस्त के गांव के कब्रिस्तान के चौकीदार के साथ घटी थी और इस घटना की जानकारी मेरे दोस्त ने ही मुझे दी थी। तो आइए अब ये कहानी उस चौकीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम रामलाल है और मैं ब्रजपुर गांव, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मैं उसी गांव के कब्रिस्तान का चौकीदार था। 25 साल से यहीं काम कर रहा हूँ। दिन में लोग आते जाते थे, लेकिन रात के वक्त यहाँ सब कुछ वीरान और सुनसान हो जाता था। सिर्फ मैं अकेला कब्रिस्तान में रहता और यही मेरी दुनिया थी। क्योंकि मैंने शादी नहीं करी, क्योंकि जवान होने से पहले ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे और उनके अलावा करवाता भी कौन मेरी शादी। फिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काट दी, न बीवी न बच्चे। लोग मुझसे कम ही बात करते थे, क्योंकि मैं उनकी नज़र में एक अजनबी था जो मरे हुए लोगों के बीच में रहता था। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो रात कोई आम रात नहीं थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। सिर्फ मेरी बिगड़ी की हल्की लाल चिंगारी अंधेरे को चीर रही थी। मैं अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। इस वीरान कब्रिस्तान में रहते रहते अब मुझे अंधेरे और अकेलेपन की आदत हो गई थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सा भारीपन था। लेकिन तभी मैं चौंक गया। ये आवाज पहले धीमी थी, लेकिन अब साफ सुनाई देने लगी। आवाज कब्रिस्तान के पीछे कोने से आ रही थी। मैंने कान लगाकर ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई कुछ सरक रहा हो, कोई कुछ खरोस रहा हो। दिल को यह मानने में वक्त लगा कि कोई जानवर नहीं था, ये कुछ और था। मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन डर मुझे रोक नहीं सका। चौकीदारी करते करते मैं अब तक कई अजीब चीजें देख चुका था, लेकिन ये पहली बार था जब जमीन के नीचे से ऐसी आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे उठा और झोपड़ी के कोने में रखा फावड़ा और टॉर्च उठाई। टॉर्च जलाते ही उसकी रोशनी में धुंधले सफेद पत्थर चमके। कब्रों की लंबी कतारें सामने थी, जो रात में और भी डरावनी लग रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी कब्रिस्तान के उस हिस्से पर पड़ी जहां से आवाज आ रही थी। वहां की मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई लग रही थी, मानो किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। मैं फिर उस ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी में एक पुरानी कब्र नजर आई। कब्र की मिट्टी अजीब तरह से उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। यह देखकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि यह कब्र तो कुछ साल पुरानी थी और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। फिर ये मिट्टी कैसे हिली? क्या कोई जानवर यहाँ आया था या फिर कुछ और? हवा अब भी अजीब बह रही थी और कब्रिस्तान के उस कोने में घना अंधेरा था। मेरी बीड़ी भी अब बुझ चुकी थी, लेकिन अब उसे जलाने का होश नहीं था मुझे। मैंने टॉर्च को एक हाथ में संभाला और दूसरे हाथ से फावड़ा उठाया। जैसे ही मैंने पहली बार मिट्टी हटाई, नीचे से फिर वही सरसराने की आवाज आई। मैं रुक गया। ये कोई मेरा भ्रम नहीं था। मैंने फिर से फावड़ा चलाया। जैसे जैसे मिट्टी हटती जा रही थी, नीचे से अजीब अजीब आवाजें और तेज हो रही थी। अब यह साफ महसूस हो रहा था कि ये आवाजें सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था ये। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे ताबूत के अंदर से कोई सांसें ले रहा हो, कभी धीमी कभी तेज, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। मेरा गला सूखने लगा, लेकिन मैं खुदाई करता रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने की बूंदें माथे से बहकर गर्दन तक आ रही थी, जबकि रात की ठंडी हवा मुझे छू रही थी। तब भी हर फावड़ा चलाने पर मेरा डर और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार जब ताबूत तक पहुंचने के लिए मैंने आखिरी परत की मिट्टी हटाई, तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे कानों में सिर्फ मेरी खुद की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ताबूत पर डाली। वो हल्का सा धूल से ढका हुआ था, लेकिन साफ दिख रहा था कि यह सालों से नहीं खोला गया।
मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से ताबूत पर हाथ रखा। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां ताबूत के ढक्कन पर पड़ी, ताबूत जोर जोर से हिलने लगा। मैं घबरा कर पीछे हट गया। मेरी टॉर्च हाथ से गिर गई, लेकिन किसी तरह मैंने उसे दोबारा पकड़ लिया। और जैसे ही मैंने कांपते हाथों से ताबूत का ढक्कन हटाया, एक भयंकर चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी तेज और खौफनाक थी कि मेरी रूह तक कांप उठी। मेरे कान सुन्न हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी ताबूत के अंदर डाली, तो जो नजारा दिखा उसने मेरे पूरे होश उड़ा दिए। ये कोई सड़ा गला कंकाल नहीं था जैसा कि मैंने सोचा था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसकी लाश ताजी लग रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था, बहुत अजीब। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। उन गहरी भयानक आंखों में एक अजीब सी नफरत चल रही थी, जैसे वो बरसों से इन कब्र में दफन किसी घृणा के साथ पड़ा हो, किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके नाखून लंबे, घिसे हुए और टूटे थे, जैसे वो कब्र से बाहर निकलने के लिए सालों से संघर्ष कर रहा हो। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, चेहरा पीला और सूखा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखों में झलकती हुई वो नफरत। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। अचानक उसके मुंह से एक भारी मगर धीमी आवाज निकली, मुझे बाहर क्यों निकाला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज गहरी, भारी और बेहद डरावनी थी, जैसे वो सीधे मेरी आत्मा तक उतर रही हो। वो लाश एकदम लावारिस और बेजान लग रही थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ था, कुछ जो इंसानी नहीं था। तभी बिना किसी चेतावनी के उस लाश का हाथ झटके से उठा और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, इतनी मजबूत कि मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन की हड्डी अभी टूट जाएगी। मेरी सांसें अटक गई। मैं छटपटाने लगा, लेकिन उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। उसकी सूखी काली उंगलियां मेरी गर्दन में गड़ गई। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा गहरी और भयानक लगने लगी, जैसे वो मुझे अपनी कब्र में खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, एक ऐसी मुस्कान जो मौत की तरह ठंडी और खौफनाक थी। मुझे लगा अब मैं बचने वाला नहीं हूं। मैं चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज हवा में गुम हो रही थी कहीं। तभी अचानक कहीं दूर से आती पुलिस की तेज सायरन की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। 4 पुलिस वाले जो उसी रात अपनी गाड़ी पर गश्त पर थे, मेरी चीखें सुनकर फौरन कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। कौन है वहां? एक पुलिस वाले की कड़क आवाज मेरे कानों में गूंजी। उसके बाद टॉर्च की तेज रोशनी चारों ओर घूमी और 4 पुलिसकर्मी भागते हुए कब्रिस्तान के अंदर घुस आए। जैसे ही उनकी रोशनी मुझ पर पड़ी, उन्होंने देखा कि मैं जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था और मेरी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। मेरे चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलक रही थी। अरे, ये क्या हालत हो गई इसकी? एक पुलिस वाले ने घबरा कर कहा। जल्दी से उन्होंने मुझे खींचकर ताबूत से दूर किया। जैसे ही बाहर आया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से कोई भारी बोझ हटा दिया हो। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? थाने के एसओ साहब ने मुझे सख्त लहजे में पूछा, लेकिन उनकी आवाज में भी घबराहट थी हल्की। मैंने हाँफते हुए बोला, वो जिंदा था। अंदर से आवाजें आ रही थी और उसने मुझे पकड़ लिया था। मेरा इतना कहना था कि पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मेरे गले पर बने नाखूनों के गहरे निशान और मेरी हालत देखकर वे समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। फिर उन्होंने मुझे सहारा देकर पुलिस जीप में बैठाया और सीधे गांव के चौराहे पर ले आए। गांव के चौकीदार ने जब पुलिस की गाड़ी को रात के उस पार चौक पर आकर रुकते देखा, तो वो तुरंत गांव के मुखिया को बुलाने गया। धीरे धीरे गांव के लोग जागने लगे। हर कोई पुलिस की गाड़ी और मेरी हालत देखकर परेशान था। गांव के चौपाल में बड़ी भीड़ जमा हो गई। मैं अभी भी कांप रहा था। मुखिया जी और बाकी गांव वालों ने मेरे चेहरे का हुलिया देखा तो घबरा गए। क्या हुआ रे?
ये कैसे हाल हो गए तेरे? मुखिया जी ने चिंतित होकर पूछा। मैंने कांपते हुए कब्रिस्तान में घटी पूरी घटना सुनाई। कैसे मैंने वहां आवाजें सुनी, कैसे खुदाई करते हुए एक लाश मिली और कैसे उस लाश ने मेरी गर्दन पकड़ ली। जब मैंने बताया कि उस लाश ने मुझसे क्या कहा था, मुझे बाहर क्यों निकाला, तो पूरा गांव सन्न रह गया। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों के चेहरे पर खौफ साफ दिख रही थी। किसी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और कई लोगों के माथे पर पसीना छलक आया था। फिर अचानक थाने के एसओ साहब ने कड़कते हुए कहा, अब से कोई भी चौकीदार उस कब्रिस्तान में नहीं रहेगा और शाम 4 बजे के बाद वहां किसी का भी जाना सख्त मना होगा। अगर किसी ने भी सूरज ढलने के बाद कब्रिस्तान के पास जाने की कोशिश भी की तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गांव के मुखिया जी ने भी हामी भरी और उस सबको सख्त चेतावनी दी। किसी को भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये जगह अब शापित हो चुकी है। अगर किसी ने भी वहां कदम रखा तो उसकी जिम्मेदारी गांव नहीं उठाएगा। गांव के लोग डरे हुए थे। कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर रहा था। सबको इस बात का एहसास हो चुका था कि ब्रजपुर का कब्रिस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा। उस रात के बाद से ब्रजपुर के लोग कब्रिस्तान के पास जाने से कतराने लगे। सूरज ढलते ही गांव के कुत्ते उस ओर देख देख कर भौंकने लगते। गांव के बुजुर्ग शाम होते ही बच्चों को खानों में बुला लेते और अगर किसी राहगीर को कभी गलती से उस रास्ते पर जाना पड़ता तो वो तेज कदमों से बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाता। ब्रजपुर का कब्रिस्तान अब एक भयानक जगह बन चुका था। वहां कौन रहता था, वहां कौन सोता था और वहां कौन जागता था, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात सबको पता है, जो भी वहां गया वो जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।